बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, कराची की एम्प्रेस मार्केट न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की कदीम इमारतों में से एक शुमार की जाती है। चंद बरस कबल तक इस खूबसूरत और तारीखी इमारत के एतराफ़ तजावज़ात की वजह से इस इमारत की खूबसूरती और पहचान बुरी तरह से मुतासर हो रही थी। ताहम तजावज़ात के ख़ात्मे के बाद इस तारीखी मार्केट की रौनकों को बहाल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इस पर नए सिरे से रंग व रोगन के मामले ने एक तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर ली थी और माहिरीन उसे हकाम और इंतज़ामिया का एक गलत फैसला करार दे रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली एम्प्रेस मार्केट की इमारत पर चंद बरस कबल रंग व रोगन का काम किया गया था, जिस पर माहिर तामीरात ने एतराज़ उठाते हुए कहा था कि सकाफती विरसे के किसी माहिर की मदद के बगैर इस तरह की तज़ीम व आराइश दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में इस तरह सकाफती विरसाए को नुकसान पहुँच सकता है। 1889 में तामीर होने वाली एम्प्रेस मार्केट में चंद बरस कबल होने वाले रंग व रोगन के काम पर तनकीद करते हुए माहिरीन तामीरात ने एतराज़ किया कि एम्प्रेस मार्केट एक सकाफती साइट है और इस इमारत में कोई भी काम करने से पहले आसार कदीमा के शोबे का इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। इन माहिरीन आसार कदीमा का कहना था कि कोई फ़र्द हो, उसे सरकारी इदारा या कोई भी शख्स हो जो किसी भी तारीखी विरसे वाली इमारत पर काम शुरू करेगा तो उस पर लाजिम है कि वो महकमा आसार कदीमा से इजाज़त लेगा। माहिरीन का कहना है कि एम्प्रेस मार्केट पर रंग व रोगन करने से पहले किसी भी किस्म की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। अहम बात यह है कि महकमा आसार कदीमा की इंतज़ामिया का कहना है कि एम्प्रेस मार्केट पर रंग व रोगन करने से पहले उनके इदारे से कोई इजाज़तनामा वसूल किया गया, ना ही कोई दरख्वास्त दायर की गई थी। वाज़ेह है कि महकमा एंटीक्विटीज़ में एक एडवाइजरी कमेटी कायम की हुई है जो 7 से 8 माहिरीन तामीरात पर मुश्तमिल है। जब भी कोई फ़र्द या इदारा किसी भी तारीखी विरसे को करार दिए जाने वाली इमारत पर काम की तामीरात का आगाज़ करता है तो पहले दरख्वास्त देता है, तो ये एडवाइजरी बोर्ड पूरा जायज़ा लेने के बाद फैसला देता है। ताहम दूसरी तरफ बल्दिया कराची के अफसरान का मौक़िफ़ है कि एम्प्रेस मार्केट पर रंग व रोगन करते हुए बहुत एहतियात से काम लिया गया था। दूसरी तरफ बल्दिया उज़्मा के अफसरान का यह भी मौक़िफ़ है कि किसी भी तारीखी इमारत पर रंग व रोगन करने के लिए बल्दिया उज़्मा को किसी भी इदारे से पेशगी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं एम्प्रेस मार्केट की तारीखी अहमियत की कि जब अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ये इमारत तामीर की गई तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान बनने के बाद क्या हालात रहे और अब इस मार्केट का क्या हाल है। एम्प्रेस मार्केट विक्टोरियन तर्ज तामीर की एक अजीम और कदीम इमारत है जिसका नक्शा भी एक बड़ी मार्केट के तर्ज पर ही बनाया गया था। कराची के इस वसी व अरीज़ इमारत के कई दाखिली दरवाजे होते थे, ताहम मरकज़ी दरवाज़ा सामने फ्रीयर रोड पर ही खुलता था। उसके चारों एतराफ़ खुले मैदान थे। इमारत में मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए थे जहाँ बड़े बड़े हॉल और उनमें छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई थीं। इस बात का ख़ास एहतमाम किया गया था कि इस हिस्से में किसी एक ही नोयत की अशिया दस्तयाब हो। इस तरह परचून, सब्जियों, गोश्त, मसालों, हत्ता के किताबों की दुकानों के सेक्शन भी होते थे। अंदर बनी हुई राहदारियों के ज़रिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बाआसानी जाया जा सकता था। जिंदा मुर्गियों और परिंदों की भी कई दुकानें थीं। लोग अपने महीने भर के राशन के अलावा और भी घरेलू इस्तेमाल की अशिया यहीं से लेकर जाया करते थे। मार्केट का एक पूरा हॉल गोश्त के कारोबार के लिए मखसूस था, जहां हर किस्म का ताज़ा गोश्त मिल जाया करता था। यहाँ सारे ही कसाब अपने अड्डे जमाए बैठे थे। गोश्त बहुत सस्ता हुआ करता था जो हर एक की पहुँच में था। एक अंदाजे के मुताबिक छोटा गोश्त ₹1.25 और गाय का 10 आने सेर हुआ करता था। याद रहे कि उस वक्त किलोग्राम के बजाय सेर का पैमाना होता था जो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता था। हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक गोश्त ले लेता था। 1 पाव गोश्त और आधा पाव कीमा बनवाने वाले ख़रीदारों से भी कसाब इज़्ज़त और इखलाक से बात किया करते थे। रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र्स किसी के घर में नहीं होते थे, इसलिए लोग सिर्फ इतना ही गोश्त ले जाया करते थे जितना उस दिन की उनकी ज़रूरत हुआ करती थी। सालम या आधा बकरा कटवा कर साथ ले जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। 1-1.5 सेर गोश्त खरीदने वाला बड़ा गाहक समझा जाता था। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक इस अरसे में मुल्क सेक्शन से मुर्गियाँ भी मिल जाती थी। बहुत अच्छी देसी मुर्गी 8-10 रुपए में मिल जाया करती थी। ये गाहक को जिंदा ही थमा दी जाती थी, जिसका मतलब था
کہ جاؤ خود اپنے گھر میں ذبح کرو اور جیسا جی چاہے ویسے بناؤ۔ اہم بات یہ ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہی یہ کام کرتا تھا اور ساتھ بیٹھے ہوئے بچے اس کے پر نوچنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ فارمی برائلر مرغیاں اور چوزے ابھی مارکیٹ میں نہیں آئے تھے۔ ایمپریس مارکیٹ میں پرچون کی اشیاء اور راشن والا سیکشن سب سے بڑا تھا، جہاں بوریوں کے حساب سے آٹا، چاول، دالیں وغیرہ دستیاب تھی، اور تب کی قیمتیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آٹا 8 سے 10 روپے من اور اچھا چاول 20 روپے من بآسانی دستیاب تھا۔ مٹی کے تیل کا ٹن 10-12 کا مل جاتا تھا۔ چینی کی کچھ قلت تھی، وہ بازار میں کم ہی ملا کرتی تھی۔ اس کے لیے راشن ڈپو جانا پڑتا تھا، جہاں راشن کارڈ پر گھر کے افراد کے اندراج کے مطابق 1.25 روپے سیر چینی مل جایا کرتی تھی۔ غریب اور متوسط طبقے کے گھرانے کے زیادہ تر خاندان کھانے پکانے کے لیے سرسوں کا تیل ہی استعمال کرتے تھے، اور خوشحال لوگوں کے لیے اندرون سندھ اور پنجاب سے کنستروں میں ہی دیسی گھی آیا کرتا تھا۔ جی ناظرین، ایمپریس مارکیٹ کے ایک کونے میں اسکول کی درسی کتابوں کی بھی 8-10 دکانیں موجود تھیں، جہاں نئی کتابوں کے ساتھ پرانی اور استعمال شدہ کتابیں بھی آدھی یا پونی قیمت پر مل جایا کرتی تھی۔ یہاں پر کتب کی اس طرح کی دکانیں موجود تھیں کہ جو پرانی کتب اور درسی کتب خرید لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ناگہانی صورت اور فوری رقم کے حصول کا یہ ایک بہترین ذریعہ بھی تھا، کیونکہ دکاندار ہر وقت پرانی کتابیں اونے پونے داموں خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ جب کوئی طالب علم اکیلا ہی اپنی کتابیں بیچنے آ جاتا تو دکاندار اس سے یہ سوال ضرور کرتے تھے کہ وہ کورس کی یہ کتابیں کیوں بیچ رہا ہے، اور یہ کہ آیا اس فروخت کا علم اس کے گھر والوں کو بھی ہے یا نہیں۔ طالب علم اپنی کتابوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مومی کاغذ کا غلاف چڑھائے رکھتے تھے اور بہت احتیاط سے استعمال کرتے تھے، تاکہ ان کے اگلی کلاس میں جانے کی صورت میں وہ ساری کتابیں اپنے پیچھے آنے والے بہن بھائیوں کے کام آ جائیں، یا پھر وہ انہیں اس مارکیٹ میں جا کر بیچ آئے۔ کتابوں کے علاوہ یہاں طالب علم کے لیے متفرق اسٹیشنری کی چیزیں اور سرکاری اسکولوں کے یونیفارم اور بوٹ وغیرہ بھی مل جایا کرتے تھے۔ گویا ایک ہی چھت تلے ہر شے موجود تھی۔ جی ناظرین، ایمپریس مارکیٹ میں 1-2 دکانیں پھول والوں کی بھی تھیں۔ اس وقت کچھ خاص نسل کے یا درآمدی پھول نہیں ہوتے تھے، بلکہ گیندے، گلاب اور موتیا وغیرہ ہی کے پھول ہوا کرتے تھے۔ کچھ پھولوں کے بنے ہوئے ہار اور گجرے شادی پر دولہا اور دلہن کو پہنانے کے لیے دستیاب تھے۔ اس کے علاوہ حج کے مقدس سفر سے واپس آنے والے حاجیوں کے لیے گلاب کے ہلکے پھلکے ہار بھی رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ سیروں کے حساب سے گلاب کی پنکھڑیاں بھی مل جایا کرتی تھی، جو کسی سیاستدان یا دولہا دلہن پر نچھاور کرنے کے علاوہ قبروں پر بھی ڈالی جاتی تھیں۔ اسی ایمپریس مارکیٹ میں پھولوں کی دکانوں سے ذرا ہٹ کر ایک دکان میں گوٹے کناری سے بنے ہوئے ہار، جن پر جگہ جگہ مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ ٹانکے ہوئے ہوتے تھے، ہر وقت تیار ملتے تھے۔ پنجاب، اندرون سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگ یہ ہار دلہا کو پہنایا کرتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد اس پر سے نوٹ نوچ لیے جاتے تھے اور ہار کی لاش کو گھر میں کسی کھونٹی پر ٹانگ دیا جاتا تھا، جہاں وہ مہینوں دولہا دلہن کو اپنے ملن کے خوبصورت لمحات کی یاد دلایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن دونوں میں کوئی شدید جھڑپ ہوتی، جس کے بعد اس کو نوچ کر باہر کچرے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ کسی عرس کے موقع پر بزرگوں کے مزاروں پر ڈالنے والے گوٹے کناری کے سنہری چادریں بھی یہیں ایمپریس مارکیٹ سے مل جایا کرتی تھیں۔ سبزی، گوشت وغیرہ کی دکانوں پر عموماً بزرگوں کا ہی آنا جانا ہوتا تھا، جن کی بہو بیٹیاں یا بیویاں انہیں صبح صبح موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھیلا اور مطلوبہ سامان کی ایک لسٹ تھما کر مارکیٹ روانہ کر دیا کرتی تھیں۔ چونکہ روز کا آنا جانا تھا، نئی دوستیاں جنم لیتی اور پھر شناسا چہرے مل جاتے تھے۔ وہیں کھڑے ہو کر ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگ جایا کرتی تھی۔ جی ناظرین، اسی ایمپریس مارکیٹ کے حوالے سے ایک اور اہم بات، بلکہ ایک اور مزے کی بات، زیادہ تر لوگ وہاں سائیکلوں اور بسوں پر ہی آتے تھے۔ ان کی سائیکلوں کے لیے کوئی مناسب اسٹینڈ بھی نہ ہوتا تھا، اس لیے لوگ بڑے آرام اور اعتماد سے سائیکل ٹھیک اسی مقام پر کھڑی کرتے تھے جہاں سے انہوں نے خریداری کرنا ہوتی تھی۔ سائیکلوں کی چوری بھی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ کوئی چور پکڑا جاتا تو وہیں کھڑے کھڑے چماٹوں اور گھونسوں سے اس کا حشر نشر کر دیا جایا کرتا تھا۔ پھر بھی
कभी कभार ऐसे बुजुर्गों को पैदल ही घर आना पड़ता था। मार्केट से बाहर आते तो सामने कतारों में खड़ी दर्जनों बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए तैयार खड़ी हुआ करती थीं। उनके हरकारे या कंडक्टर आवाज़ बुलंद अपनी मंजिल और रास्ते की निशानदही करके मुसाफिरों को अपनी तरफ बुलाते थे। जैसे ही कोई मुसाफिर गाड़ी के नज़दीक जाता वो उसे दबोच कर ऊपर बस के अंदर धकेल दिया करते थे। जिनको अंदर जगह न मिलती और जाना भी ज़रूरी होता था तो वो वहीं दरवाजे के पायदान पर आहनी सलाखों को पकड़कर लटक जाया करते थे और यूं ख़तरनाक हालात में भी अपना सफ़र मुकम्मल कर लेते थे। कराची के इस सुनहरी दौर में सड़कों पर अक्सर नकरती रंग की 2 मंजिला बसें भी नज़र आ जाया करती थी। मुसाफिर की ख्वाहिश होती थी कि उसको बालाई मंजिल पर जगह मिल जाए ताकि वो कराची के खूबसूरत नज़ारों को ज़रा बुलंदी से देख सके। ऐसी ही एक बस मंगोपीर भी जाया करती थी जिसकी बालाई मंजिल पर छत नहीं हुआ करती थी। यह बस दिन में 2 ही फेरे किया करती थी क्योंकि उन दिनों वहाँ का सफ़र बड़ा ही तवील और कठिन हुआ करता था। जी नाजरीन, एम्प्रेस मार्केट के सामने और आसपास के इलाके में जगह जगह खाने पीने के ख्वांचे लगे हुए होते थे, जहां बिरयानी की एक छोटी सी प्लेट 2 आने में और बड़े से पराठे से कटा हुआ टुकड़ा 1 आने में मिल जाया करता था, जो वहीं ज़मीन पर बैठकर चाय में डुबो डुबो कर खा लिया जाता था। चाय शरबत बनाने वालों के अलावा वहाँ फल फरोश और कुछ पुराने कपड़े और जूतों वाले भी अपने ठेले लिए खड़े होते थे। गालिबन उस वक्त के कराची की आबादी बहुत कम थी और एम्प्रेस मार्केट के अतराफ का इलाका शहर का सबसे पुररौनक इलाका माना जाता था। जी नाजरीन, एम्प्रेस मार्केट के हवाले से एक अहम तरीन बात यह है कि ये मार्केट अंग्रेज़ों ने दरअसल अपनी सहूलत के लिए बनवाई थी। यहाँ अंग्रेज़ों और मकामी मसीह बरादरी की कसीर आबादी रहती थी। इसी एम्प्रेस मार्केट के कर्ब में 2 चर्च भी वाक़ हैं जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों और मकामी ईसाइयों की एक बड़ी आबादी रिहाइश पजीर थी और शायद ईसाइयों की ये आबादी अब भी वहाँ मौजूद है। यही वजह है कि एम्प्रेस मार्केट के कुर्ब व जवार में अंग्रेज़ों के कायम करदा मुतअद्दिद स्कूल और टेक्निकल एजुकेशन के इदारे भी मौजूद हैं। आज एम्प्रेस मार्केट की रौनकें बहाल करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन यहाँ अब न वो खालिस चीज़ें बिकती हैं और न वो तहजीब सकाफ़त मौजूद है। बस मार्केट की इमारत ही इमारत है। गोया हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।